ईडी भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई लड़ रही है या विपक्ष को खत्म करने की? दिल्ली सरकार का हाल देख लीजिए। 2 मंत्री जेल में हैं, एक सांसद जेल में है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होती है उसी दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल को हाजिर होने का समन भेजा जाता है और अगले दिन दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के यहां ईडी पहुंच जाती है। पत्रकार निधि राजदान से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि भारत में कभी भी कोई भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अब उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के जरिए लोगों को आतंकित किया जा रहा है। सिब्बल का यह बयान मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम मामलों में लागू होता है जिनका संबंध ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। ईडी विपक्ष को घेरने की और घेरे रखने की सरकारी मशीन बन गई है। राजस्थान में ईडी के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए तो अगले दिन ईडी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में धावा बोल दिया। आज अखबारों की सुर्खियां बदल गई हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने वाले हैं और वहां ईडी की रेड हो जाती है। यह हेडलाइन कहती है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया है कि महादेव ऐप के प्रमोटर की तरफ से उन्हें यह पैसा कुरियर के जरिए भेजा गया। इस मामले में मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी और एक सलाहकार से पूछताछ पहले हो चुकी है। भूपेश बघेल ने ईडी की प्रेस रिलीज पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने भी आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस एक व्यक्ति के बयान पर सवाल उठाए हैं। बघेल ने अपने ट्वीट में कहा कि ईडी की चालाकी देखिए। उस व्यक्ति का बयान जाहिर करने के बाद एक छोटे से वाक्य में यह भी लिख दिया कि बयान जांच का विषय है। अगर जांच नहीं हुई है तो एक व्यक्ति के बयान पर प्रेस रिलीज जारी करना न केवल ईडी की नीयत को बताता है बल्कि उसके पीछे केंद्र सरकार की बदनीयती को भी जाहिर करता है। और एक कोरियर का व्यक्ति एक वक्तव्य देता है, आपको मालूम है ये वक्तव्य कैसे निकाले जाते हैं ईडी द्वारा, और उस वक्तव्य के आधार पे आप पूरी कहानी बनाते हैं और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। कहानी बनाने के बाद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? उनकी आप इंटेलिजेंस को अपमानित कर रहे हैं कि हम पहले आरोप लगा देंगे, चुनाव के वक्त हम रेड कर देंगे, एक व्यक्ति का हम अभियान वक्तव्य ले लेंगे और बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन छत्तीसगढ़ पुलिस ने करके आपको 1.5 साल पहले दे दिया है, 1 साल पहले दे दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव हो रहे हैं, चारों तरफ इतनी सुरक्षा है, कुरियर के बक्से में नोट भरकर कैसे आ रहा है? क्या सारी एजेंसियां मिली हुई हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, ईडी, आईटी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव के ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि धूमिल करने की सबसे कुत्सित प्रयास किया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री बघेल से इस्तीफा मांगा है। स्मृति ईरानी ने भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके जवाब में आज कांग्रेस को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखनी पड़ी है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। आज ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है, खत्म कर दी है, वो आज झूठ का कार्यालय है, प्रवर्तन कार्यालय नहीं है। पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। तोता अगर किसी को आप कह सकते हैं तो तोता ये है। ये 18 महीने पहले केस शुरू हुआ, 450 लोग अरेस्ट हुए, सब दस्तावेज उनके पास हैं। ये 5 दिन में इतनी आवश्यकता हो गई है स्मृति ईरानी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की। 5 दिन बचे हैं चुनाव के, 4 दिन पहले वाले प्रसंग के लिए, और 10 दिन में सब खेल पूरा है, ओवर है। स्मृति जी ने ये पहले क्यों नहीं कहा? ये नाम पहले क्यों नहीं आए? 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले। सब समझते हैं, जनता सब जानती है और जनता को मूर्ख नहीं समझिए। हम किसी भी केस के मेरिट पर कुछ नहीं कह रहे हैं, मगर अब यह ट्रेंड सा हो गया है। जहां भी चुनाव होता है, विपक्ष की सरकारें होती हैं या उनके जीतने की संभावनाएं होती हैं, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। यही एजेंसियां कभी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेताओं और उनके समर्थकों के यहां नहीं पहुंचती हैं। तभी संदेह होता है कि यह भ्रष्टाचार दूर करने की नहीं, भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर विपक्ष को जड़ से मिटा देने की लड़ाई है। आप नहीं जानते हैं कि इन छापों से बीजेपी को किस तरह का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि इस समय राज्य में चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथों में है। पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान जांच कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम लेकर लोग किस तरह से छत्तीसगढ़ पहुंच पा रहे हैं। कहीं इसमें भी तो केंद्रीय एजेंसियों की सांठगांठ नहीं चल रही। कहीं ये रकम उन संदूकों में तो भरकर नहीं लाई गई है जो ईडी के अफसरों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विशेष विमान से तो नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों मिलकर भी कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो वे जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ईडी के खिलाफ मैंने खुले बयान दिए हैं और जनता को बताता रहा हूं कि ईडी किस तरह से काम करती है। वो पहले लोगों के नाम पर तय करती है, फिर लोगों को गिरफ्तार करके धमकाती है, डराती है और नाम लेने के लिए बाध्य करती है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। मारना, डराना, धमकाना सामान्य बात है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन एफआईआर्स पर जो विविध राज्यों की पुलिस ने एविडेंस के माध्यम से कलेक्ट करके प्रस्तुत किया है। तो क्या भूपेश जी का यह मानना है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ की सरकार, आंध्र की सरकार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है? कि 1.5 वर्ष पहले जो पहला कोतवाल है यानी छत्तीसगढ़ पुलिस, वो पहला कोतवाल जांच शुरू कर देता है, अभियुक्त बना देता है, बहुत सारी चीजें जब्त कर लेता है और उसके 1.5 साल बाद चुनाव के बीच में 4 दिन बचे हैं पहले प्रसंग के और 15 दिन में सब कुछ ओवर है छत्तीसगढ़ में। उसके 1.5 साल बाद दूसरा कोतवाल छलांग लगाता है केंद्र सरकार के निर्देश पे यानी ईडी। 2022 मार्च से लेके अभी तक रायपुर ले लीजिए, दुर्ग ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, जगदलपुर ले लीजिए, अंबिकापुर ले लीजिए, मैं आपको डिटेल्स नहीं दे रहा हूं। सब तरफ से लगभग 450 लोगों को गिरफ्तार किया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने। मैंने कहा ना पहला कोतवाल। 72 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे प्रदेश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। अब मैं उसकी सूची नहीं दूंगा आपको, लेकिन जो टोटल है, जो सामूहिक रूप से है, 191 लैपटॉप, 850 मोबाइल फोन, 200 से ज्यादा एटीएम कार्ड्स, 1.5 करोड़ रुपये और उसके अलावा बहुत सारे अंचल एसेट्स, कैश, 16 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स के रुपये इत्यादि इत्यादि। ये सब पहले गात खत्म हो गई, तहकीकात हो गई, जब्त हो गए, कानूनी कार्रवाई हो गई। तो 1.5 साल में जब ये सब कर लिया, उसके बाद 6-8 महीने से ईडी ने शुरू कर दिया ये सब। उसको भी हो गए 6 महीने से ज्यादा। कैसे हुआ ये? क्यों हुआ ये? कब हुआ ये? या सिर्फ इसलिए हुआ कि 4 दिन बाद पहली वोटिंग है और 15 दिन बाद सब वहां खत्म है चुनाव? ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। 3 नवंबर को केवल छत्तीसगढ़ में छापे नहीं पड़े, राजस्थान में भी पड़े हैं। आयकर विभाग ने तमिलनाडु में लोक निर्माण मंत्री ईवी वेलु से जुड़े 40 ठिकानों पर छापे मारे। भारत में भ्रष्टाचार की गहराई कितनी है कोई नहीं जानता, मगर अब यह दिखने लगा है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई की तलवार के नाम पर विपक्ष की गर्दन काटी जा रही है। विपक्ष का मतलब राजनीतिक दल नहीं होता, विपक्ष का मतलब होता है विरोध की आवाज, जनता और वो सारे सवाल जो सरकार से पूछे जाते हैं। इन आवाजों पर ईडी के जरिए हमला किया जा रहा है। सारा मामला इतना एक तरफा हो चुका है कि ईडी और आईटी के छापों से भरोसा नहीं बनता कि इनका इस्तेमाल भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हो रहा है, बल्कि यही दिखता है कि इनके नाम पर लोकतंत्र में लंबे समय के लिए विपक्ष और जनता की आवाज को कमजोर किया जा रहा है। ईडी ने जिनके यहां भी छापे मारे हैं, उनके बीजेपी में आ जाने से सब कुछ खत्म सा हो जाता है। ऐसे अनेक प्रकरण आ चुके हैं, हमने अपने पहले के वीडियो में बताए हैं। इस वक्त लगता है आप भूल गए हैं। 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द हो गई। जमानत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जो सवाल पूछे, उससे यही लगा कि ईडी के पास ठोस सबूत नहीं है, ना आधार। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह के बयान के अलावा कोई सबूत है भी या नहीं। सुनवाई के दौरान जो सवाल उठे, उससे लग रहा था कि सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं है, और जब फैसला आया तो उम्मीद से ठीक उल्टा। यही कारण है कि इस फैसले को रहस्य की तरह देखा जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप किसी को अनंत काल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट को अनंत काल की परिभाषा तय कर देनी चाहिए।
8 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। क्या यह अनंत काल में नहीं आता? 3 साल से अधिक समय से उमर खालिद जेल में बंद हैं। कई बार जमानत रद्द हो चुकी है। भीमा कोरेगांव मामले में शोमा सेन 5 साल से भी अधिक समय से जेल में हैं। क्या यह अनंत काल में नहीं आता? क्या 3 साल और 5 साल अनंत काल के दायरे में नहीं आता है? तो फिर अदालत को बता देना चाहिए कि अनंत काल के दायरे में कितने साल आने चाहिए। क्या ये लोग अंडर ट्रायल नहीं है? जमानत के ऐसे फैसलों का विपक्ष और विरोध की आवाजों पर असर पड़ रहा है। कोर्ट को कभी तो पूछना चाहिए कि ईडी हमेशा विपक्ष के केस लेकर क्यों आती है। क्या उसे बीजेपी के नेताओं के यहां कोई मामला नहीं मिला? आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन करीब 1.5 साल से जेल में हैं। इतना सब कुछ साफ साफ है, फिर भी अगर ईडी और यूएपीए के केस में 3 से 5 साल तक बेल नहीं मिल रही है तो सवाल उठने चाहिए। कई बार हुआ है कि हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, मगर कुछ केसों में जमानत के फैसलों की समीक्षा से अब लग रहा है और कई लोग लिख रहे हैं कि ईडी को और प्रोत्साहन ही मिलेगा क्योंकि कोर्ट से अब जमानत नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया के मामले में जमानत की सुनवाई पूरी करने के दिन कोर्ट ने जो टिप्पणी की और 30 अक्टूबर को जमानत रद्द करने के फैसले में जो लिखा, दोनों में काफी अंतर है। कोर्ट में जो कहा जाता है, फैसले में जो लिखा जाता है, अंतर होता है अक्सर, मगर तब कोर्ट के बयानों से लगता था कि कोर्ट को कोई सबूत ठोस रूप से नहीं मिला है। अब कहा जाता है कि अस्थायी तौर से साबित होने वाला एक सबूत है, इसलिए जमानत रद्द की जाती है। जाहिर है लोगों के मन में शंका गहराएगी और सवाल पैदा होंगे। मनीष सिसोदिया के संबंध में 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपी कैसे बना रहे हैं, जबकि वो मनी ट्रेल का हिस्सा है ही नहीं और पैसा उनकी जेब में पहुंचा भी नहीं। फिर 30 अक्टूबर को फैसला आता है, लिखा जाता है कि कानूनी प्रश्नों का सीमित तरीके से जवाब दिया गया है। विश्लेषण में कुछ पहलू नजर आते हैं जिन्हें हम संदिग्ध कहते हैं, लेकिन 338 करोड़ के हस्तांतरण से जुड़ा एक मामला अस्थायी तौर पर स्थापित लगता है, इसलिए हम जमानत की याचिका रद्द करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल का केस सुना जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से बहुत तीखे सवाल पूछे। उन्होंने बार बार ईडी से एक ही सवाल पूछा कि आपके पास मनीष सिसोदिया जी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहाँ है? क्या उनके पास पैसा आया? क्या उनके परिवार के पास पैसा आया? क्या उनके किसी परिवार के या उनसे किसी जुड़ी हुई कंपनी के पास पैसा आया? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि अगर मनीष सिसोदिया के पास पैसा पहुंचता हुआ ईडी दिखा नहीं सकती है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कैसे पैदा होता है और पीएमएलए लगने का सवाल कैसे पैदा होता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि जो सारी ईडी की प्रोसिक्यूशन का केस है वो सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवर दिनेश अरोड़ा की स्टेटमेंट्स के आधार पर है। इनफैक्ट जब हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया कि अप्रूवर तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है, उसकी स्टेटमेंट पर कितना विश्वास किया जा सकता है। जो तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने उठाई, उन्होंने स्पष्ट तौर से बार बार ऑब्जर्व किया कि पॉलिसी मेकिंग कोर्ट के परव्यू में नहीं आती है। पॉलिसी मेकिंग में अगर लॉबिंग हुई भी तो लॉबिंग इलीगल नहीं है। जब तक क्विड प्रो क्वो इस्टेब्लिश नहीं होता कि पैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में गए और जिस व्यक्ति के हाथ में गए उसने उस ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने की कोशिश की, यानी मनी की लॉन्ड्रिंग की कोशिश की, तब तक पीएमएलए लागू नहीं होगा, तब तक कोई गुनाह नहीं होगा। इन तीखी ऑब्जर्वेशंस के बावजूद आज कोर्ट ने एक विपरीत ऑर्डर दिया है। जो सारे मुद्दे कोर्ट ने बार बार खुद उठाए, आज ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बेल मनीष सिसोदिया जी को नहीं दी है। इसलिए अब हम जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो शायद अभी थोड़ी ही देर पहले अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उस ऑर्डर को हम स्टडी करेंगे। उस ऑर्डर में जो भी सारे कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं उसको आम आदमी पार्टी, हमारे सारे वकील गहराई से देखेंगे और जो सारे लीगल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनके आधार पर हमारे नेक्स्ट स्टेप्स को डिसाइड किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान को करते हुए भी हम बहुत सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय से असहमत हैं। आतिशी का यह जवाब 30 अक्टूबर का है, जिस दिन जमानत रद्द हुई थी। कानून के जानकार भी सवाल उठा रहे हैं कि एक सरकारी गवाह के कहने पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अगर सरकारी गवाह की बात में दम भी है तो अब तक पैसे के लेन देन को ठोस रूप से सत्यापित और स्थापित किया जा सकता था। जब पैसे के लेन देन की बात साबित नहीं हो सकी तो अचानक से 338 करोड़ की बात आ गई। इतनी बड़ी राशि के मामले में कुछ तो ठोस होना चाहिए था। यह केस अगस्त 2022 का है। 8 महीने से सिसोदिया जेल में हैं। हजारों पन्नों की चार्जशीट दायर करने के बाद जांच एजेंसियां अस्थायी तौर पर सबूत पेश कर रही हैं, जिसे कोर्ट स्वीकार कर बेल नहीं दे रहा। कानूनविदों का मानना है कि जमानत का यह फैसला उस सिद्धांत को पलटता है कि अपवाद के तौर पर ही जमानत रद्द होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग कर रहे हैं, कहीं भागने वाले नहीं, तब भी उन्हें जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने भरोसा दिया है कि उचित कदमों को उठाते हुए मामले का ट्रायल अगले 6 से 8 महीने में पूरा कर लिया जाना चाहिए। हम मनीष सिसोदिया को छूट देते हैं कि अगर इसमें कुछ बदलाव होता है, ट्रायल की रफ्तार धीमी होती है, तो वे अगले 3 महीने में जमानत की नई याचिका दायर कर सकते हैं। इस फैसले को पढ़ा जाना चाहिए और पढ़ाया भी जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई कर रही थी। इन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि अगर इन हालात में जमानत की नई याचिका फाइल की जाती है तो ट्रायल कोर्ट उस पर फैसला सुनाते समय मौजूदा फैसले से प्रभावित ना हो। ट्रायल कोर्ट को सिसोदिया की पिछली बेल याचिका के खारिज होने से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उस समय जल्दी ट्रायल के अधिकार का संज्ञान लिया जाए। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर फिर से जमानत की याचिका दायर करने का विकल्प दिया है, लेकिन निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक आने में मनीष सिसोदिया को 8 महीने लगे। इस अनुभव के हिसाब से देखिए तो मनीष सिसोदिया को फिर से उसी रास्ते पर वापस भेजा गया है जहां से वे चलकर सुप्रीम कोर्ट आए। अब अगर इसमें फिर से 8-9 महीने लग गए तो सिसोदिया 2024 तक जेल में ही रह जाएंगे। द वायर की श्रावस्ती दासगुप्ता से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने कहा है कि अफसोस है कि बेल देने के बुनियादी सिद्धांतों पर गौर नहीं किया गया है। अगले 3 महीने तक जमानत की कोई संभावना अब नहीं, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। अगर यह अप्रत्याशित नहीं है तो भी आमतौर पर ऐसा नहीं होता। दीवानी मुकदमों में जमानत को यथास्थिति के बराबर माना जाता है। 8 महीने में ट्रायल पूरी हो जानी चाहिए, यह असंभव लगता है। 1 साल तक सीबीआई की एक चार्जशीट को लेकर आरोप तय नहीं हो सके। एक केस में 31,000 पन्नों की चार्जशीट है, 294 गवाह हैं। एक केस में 25,000 पन्नों की चार्जशीट है, 162 गवाह हैं। संभव ही नहीं है। इस फैसले का असर यह होगा कि जेल में अंडर ट्रायल के रूप में बंद होना ही सजा हो जाएगी। 17 अक्टूबर को सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही कहा कि अगर बचाव पक्ष 1 साल के बाद आपको अब बता रहा है कि किसी और को आरोपी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी को आरोपी बना रहे हैं, तो यह सब अखबारों की हेडलाइन के लिए किया जा रहा है। इस बात का क्या हुआ किसी को पता नहीं। तब सिंघवी ने कहा कि 5 अनुपूरक आरोप पत्र आ चुके हैं, 500 गवाह हैं, 50,000 पन्नों के दस्तावेज आ चुके हैं और ये अब बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाना चाहते हैं। यह अखबारों के लिए किया गया। ट्रायल पूरी करने के मामले में ईडी का रिकॉर्ड भी देख लिया जाना चाहिए। भीमा कोरेगांव का केस 2018 का है, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई है और अभियुक्त बनाए गए कम से कम 6 लोग 5 साल से अधिक समय तक जेल में रहे, तब जाकर जमानत मिली। भीमा कोरेगांव केस में अरुण फरेरा, वर्णन गोंजाल्विस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2021 में जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत मिलते मिलते जुलाई 2023 आ गया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बीच कई महीने लग गए। जुलाई 2023 में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के खिलाफ मामला गंभीर है, सिर्फ इसी आधार पर जमानत नहीं रोक सकते। रिकॉर्ड पर जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे नहीं लगता कि जेल में रखना उचित होगा। क्या यह पैमाना मनीष सिसोदिया के केस में लागू नहीं होता? कानून विधि बेहतर बताएंगे। 2018 का मामला है भीमा कोरेगांव केस का। 2023 में कोर्ट कहता है कि गंभीर मामलों के नाम पर बेल नहीं रोक सकते। यह हाल है न्याय व्यवस्था और हमारी जांच व्यवस्था का। अरुण फरेरा और वर्णन गोंजाल्विस को 5 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिली।
इसी केस में ज्योति जगताप को सितंबर 2020 में अरेस्ट किया गया, यूएपीए लगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत रद्द कर दी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जुलाई में ज्योति की जमानत पर सुनवाई स्थगित हुई। सितंबर महीने में कुछ जवाब दायर करने के लिए कहा गया। इसी हफ्ते 1 नवंबर को सुनवाई के लिए यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और 30 नवंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित हो गई। इस केस में कई आरोपी 5 साल तक जेल में रह चुके हैं और ट्रायल नहीं शुरू हुई। 5 साल बाद अगर बरी हुए तो उनके जीवन के इस दौर के लिए कोई अपराधी नहीं होगा, बस कुछ टिप्पणियां सांत्वना के लिए परोस दी जाएंगी। इसलिए मेरा मानना है कि मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट का फैसला उन सभी को असुरक्षित कर रहा है जो सरकार की निगाह में हैं। जैसे ही यह फैसला आया, उसी दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हाजिर होने के लिए समन भेजा। केजरीवाल नहीं गए, चुनाव प्रचार के लिए चले गए। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी पहुंच गई। 22 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। राजकुमार आनंद ने कहा कि पूरे घर की तलाशी ली गई मगर कुछ नहीं मिला। उनके अनुसार ईडी कस्टम के जिस मामले के लिए आई थी वो 20 साल पुराना है। राजकुमार आनंद से पहले मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ईडी की चपेट में हैं। अमर उजाला ने छापा है कि राजकुमार आनंद के घर से कई सारे दस्तावेज जब्त हुए हैं और उन पर हवाला के जरिए पैसे चीन भेजने के आरोप हैं। अब तो कोई भी नहीं सोचता कि जिस सरकार के एक एक मंत्री हर वक्त जांच एजेंसियों की नजर में हो, वो हवाला के जरिए चीन पैसा क्यों भेजेंगे और इतनी हिम्मत वो क्यों करेंगे। 1996 से अपना बिजनेस मैंने शुरू किया और इंपोर्ट का बिजनेस किया। 2005 में मेरे ऊपर कोई DRI की एक सर्च हुई और उस सर्च के बाद 2007 में उसके एक शोकॉज नोटिस मुझे मिला और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसकी अपील के लिए। तो उन्होंने हमें अपील अलाउ की। एक 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ कुछ लाख रुपए का हमें शोकॉज नोटिस मिला। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना आप सर्टेन अमाउंट जमा कर दीजिए। हमने 3 करोड़ कुछ रुपया उसी टाइम जमा किया और उसके बाद हमें सेस्टेट में अपील दायर करने का उन्होंने मौका दिया। हम अपील में हैं उसके बाद, लेकिन सरकार को कभी समय नहीं मिला। आज तक कोर्ट में इस बात पर कोई बहस नहीं हुई। हम लगातार जाते रहे और लगातार तारीखें पड़ती रहीं। उसके बावजूद 18-19 साल के बाद आज अचानक ये केस खोल दिया जाना, ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी शराब नीति के मामले में जेल में बंद कर दिया। वे अदानी मामले में मुखर थे, आप शायद भूल गए। इसी तरह आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चला। हर दिन गोदी मीडिया में स्टोरी और डिबेट चलती थी कि विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। कोर्ट से टिप्पणियां आती थी। गोदी मीडिया की बहसों में रोज सरकार गिर जाती थी। 2 साल से भी अधिक समय तक यह केस चला। आप लोगों का ध्यान भटकाया गया और फिर चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया। उसी तरह 2015 में केजरीवाल के दफ्तर में सीबीआई का छापा पड़ा। संसद में तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाए तो तब अरुण जेटली ने कहा कि छापा मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं मगर दफ्तर से जुड़े एक अफसर के कमरे में पड़ा था। तो इस समय जो छापे डाले जा रहे हैं उन सभी की कार्रवाई को पहले की इन कार्रवाइयों से मिलाकर देखिए। पत्रकार निधि राजदान से सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग PMLA का असीमित अधिकार है। इसके जरिए लोगों को दबाया जा सकता है, किसी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लिबर्टी की मौत हो चुकी है। निधि और कपिल सिब्बल की बातचीत कपिल सिब्बल के YouTube चैनल दिल से विद कपिल सिब्बल पर सुनी जा सकती है। We may have brought in PMLA, but we never knew that the PMLA could be used in this fashion. And we never used it in that fashion. Right? The Code of Criminal Procedure, under the Code of Criminal Procedure today, you can arrest a man on suspicion. You may have no evidence against him at all, and you can do it indiscriminately. But if you are an officer of a police station, in charge of a police station, and you have some evidence, you will not arrest somebody merely on the suspicion that he has committed an offense. Can you so clarify every law can be misused. It's asking the wrong question. But all laws are fine. It's only the misuse of the laws that leads to this. सजा दिलाने में ईडी के रिकॉर्ड को भी देखिए। देखा भी जाता है, बात भी होती है, खबरें छपती भी हैं, मगर किसी को अब फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया।
तो केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखा कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, या व्यक्तिगत तौर पर या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर। यह समन राजनीति से प्रेरित है। 30 अक्टूबर की दोपहर से ही उन्हें गिरफ्तार करने की बातें चल रही थी। पत्र लिखकर केजरीवाल चुनाव अभियान पर चले गए। सवाल है कि केजरीवाल भी कब तक बचेंगे? आज न कल उन्हें जाना ही होगा, और क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? दिल्ली का यह अकेला केस ऐसा केस है जहां पूरी सरकार ईडी की गिरफ्त में नजर आती है। ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, सारी फर्जी जांच है, और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्लाकर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को, जो मोदी जी की नजर में भ्रष्टाचारी थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज, कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। इनके अपने राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर बताते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, इनकी सरकार को फेमस कहा जाता था, कोई ईडी की रेड नहीं हुई उनके यहाँ, कोई सीबीआई की। बीजेपी वालों के अंदर, उनकी अपनी सरकारों के अंदर किसी तरह की जांच नहीं होती। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने इतने सारे इनके घोटाले निकाले हैं, कोई सीबीआई की रेड नहीं होती, कोई ईडी की रेड नहीं होती। बताते हैं ये अपने दोस्तों के इन्होंने अरबों रुपए के लोन माफ कर दिए, कोई ईडी की। तो भ्रष्टाचार खत्म करना इनका मकसद नहीं है, इनका केवल और केवल मकसद है विपक्ष के लोगों को किसी भी तरह से तंग करना। क्या यह सब किसी को नहीं दिखता कि इस तरह का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? ईडी की टीम बीजेपी के मुख्यमंत्री, मंत्री या उनकी सरकार के पुराने घोटाले की जांच नहीं करती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन मिला है। इस समन नोटिस में वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का जिक्र करते हुए दस्तावेजों के साथ पेश होने की बात कही गई। वैभव गहलोत ने कहा कि मुझे पेश होने के लिए 24 घंटे का भी समय नहीं मिला। 12 साल पुराने झूठे आरोपों को उठाया गया, वह भी चुनावों की तारीख ऐलान होने के बाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि वैभव का कोई इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है। 12 साल पुराना मामला खोला जा रहा है। ईडी के कर्मचारियों को भी कोफ्त होती होगी कि किस विभाग में फंस गए हैं, जिस पर केवल फंसाने के आरोप लग रहे हैं। अब तो राजस्थान में ईडी के अधिकारी भी घूस मांगने के आरोप में फंस गए। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के 2 कर्मचारियों को 15 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दोनों इंफाल में ईडी के कर्मचारी हैं। इसे लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई और ईडी के छापों पर सवाल उठाने लगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ईडी को सरकार प्रचारक कहा। इसके जरिए नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। बीजेपी निष्पक्ष संस्थाओं को रौंद रही है, यह देश के लिए खतरा है। 3 नवंबर को राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़े। जल जीवन मिशन के मंत्री महेश जोशी और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल और अन्य अफसरों के यहां भी छापे पड़े हैं। अब आप सोचिए कि ये छोटे लेवल के अधिकारी हैं, इनका रेट लिस्ट देखिए 15 लाख, तो इनसे ऊपर क्या दाम होगा? और उसके भी ऊपर जिसके हाथ में ईडी का रिमोट कंट्रोल है, उसका क्या रेट होगा? कहीं ना कहीं तो रिमोट है ना ईडी का, हमें भी मालूम है कहां है, आपको भी मालूम है कहां है। तो रेट लिस्ट क्या है ईडी की, ये सार्वजनिक करना चाहिए उन्हें कि साहब 15 लाख ये लेते हैं, 25 ये लेते हैं, और ऊपर जो और लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो कितने लेते होंगे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आइए, ये सब इनके सरकार प्रचारक, एनसीबी, सब ये तमाम जो इनको टारगेट दे दिया जाता है कि चुनाव आ गया है, ये लिस्ट है, इनमें से किसको आप डरा धमका के भाजपा में शामिल करवा सकते हो, नहीं होते तो फिर इनको निपटाओ। ये एक टूल किट है। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं कहूंगा, ये टूल किट मोदी जी का अपना टूल किट है। ईडी और यूएपीए के मामले में कोर्ट के रवैये को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए। इन फैसलों की समीक्षा से कई तरह की धाराएं निकलती हैं, मगर जेल के पीछे अनंत समय तक रहने से छुटकारा नहीं मिल रहा। उमर खालिद की जमानत की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार स्थगित हो चुकी है? 3 साल क्या कम होते हैं? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आजम खान को घेरा गया है वह और भी अप्रत्याशित है। क्या आप जानते हैं कि आजम खान 88 मामलों में जमानत ले चुके हैं? मई 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमीन कब्जा के मामले में जमानत दी, तब तक वे 87 मामलों में जमानत ले चुके थे। उस मामले में कोर्ट ने अस्थायी जमानत देने के लिए आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का
प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केस उनके सामने है उसमें एफआईआर के 19 महीने बाद आरोपी बनाया गया। बार बार जमानत की याचिका दायर करना, अलग अलग कोर्ट में रद्द होना, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना, क्या न्यायिक प्रक्रिया का दोहन नहीं हो रहा है? बेल रद्द कर जेल में रखने की या कोई तरकीब निकाल ली गई है? आखिर एक आरोपी 88 बार जमानत लेने के लिए कितने पहाड़ चढ़ता है? इस दौरान वह कितने दिन जेल में रहता है? उसकी फाइलें कितनी मोटी हो जाती हैं? कितने दिन सुनवाई होती है? किस किस कोर्ट के वह चक्कर लगाता है? आजम खान का केस कानून की कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए दोनों तरफ से, कि किसी को राजनीतिक रूप से खत्म करना हो तो कितने मुकदमे लादे जा सकते हैं, और कोई राजनीतिक रूप से अपनी ताकत का इस्तेमाल कहां तक करता होगा जो बाद में उसी के लिए मुसीबत बन जाए। पूरे यूपी में जिस तरह से आजम खान को निशाना बनाया गया, उनके समर्थक, पार्टी, सबने उनका साथ छोड़ दिया। यह भी उस अध्ययन का विषय होना चाहिए। उम्मीद है बाकी विधायक और नेता अपना हिसाब किताब ठीक रख रहे होंगे, क्योंकि किसी को इस तरफ बर्बाद कर देने की जमीन बनती है तो उस पर अब किसी का भी नंबर आ सकता है। बस सरकार बदलने की देर है। जांच एजेंसियों को अब हमेशा के लिए बेलगाम कर दिया गया है। हमने जजों से ही सुना है कि बेल मिलनी चाहिए। क्या किसी को पहले दिन की गिरफ्तारी से लेकर फैसला आने तक जेल में रखना चाहिए? इसका सिंपल जवाब नहीं है। केस के साथ जवाब बदल सकते हैं, लेकिन उमर खालिद से लेकर मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला बता रहा है कि किसी को भी महीनों जेल में डाल देना अब अनिवार्य और सामान्य होता जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।